Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 10, The Revolt of 1857. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with military causes. ये हमने पार्ट 1 में ही डिस्कस कर लिया था बच्चा कि बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ. ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. कोई एक रीजन, एक कारण, एक कॉज नहीं था. ठीक है, तो सोशल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. इवन जो इकोनॉमिक कॉजेज थे वो भी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री कॉज, जिसे हम इमीडिएट कॉज भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? इमीडिएट कॉज. क्योंकि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था ये सिपाही म्यूटनी से ही स्टार्ट हुआ था. ठीक है बात. रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था किससे? म्यूटनी ऑफ द सिपाही से. और ये जो म्यूटनी की थी सिपाही ने, ये कहाँ पर की थी? कंपनीज आर्मी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी बना रखी थी इंडिया में. उसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को भी रिक्रूट कर रखा था ना. तो जो कंपनी की आर्मी थी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी भी कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी रिक्रूट किए हुए थे. और ये जो इंडियन सोल्जर्स थे, इन्होंने एक टाइम के बाद जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो की सिपाही म्यूटनी. कब की? 1857 में. बट शुरुआत में तो ये जो सिपाही थे ये इतने डेडिकेटेड थे, इतना लॉयल थे टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स अगर अपना इंडिया में एम्पायर एस्टेब्लिश कर पाए तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल था इंडियन सोल्जर्स का. ठीक है, सिपाहीज हैड ओवर द ईयर्स, बहुत सालों तक ये कंपनी को इंडिया को जीतने में हेल्प करते रहे. इंडिया के डिफरेंट पार्ट को जीतने में हेल्प करते रहे, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे लॉयल्टी के साथ. पर मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में कुछ ऐसा होने लगा कि लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन आने लगा. इंडियन सोल्जर्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट था, बहुत ज़्यादा ये गुस्सा थे. किससे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे. ठीक है, पर 19th सेंचुरी मतलब मिडिल बोला है, मतलब 1850s में कहीं पर जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में डिसअफेक्शन ग्रो होने लगा. ठीक है, स्पेशली किसके बीच में? राजपूत और ब्राह्मण्स के बीच में. मतलब वो इंडियन सोल्जर्स जो राजपूत थे या ब्राह्मण्स थे, ये ज़्यादा डिसअफेक्शन फील करने लगे टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स. बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन आ गया. किसके बीच में? इंडियन सोल्जर्स के बीच में. अब ये ब्रिटिशर्स को सर्व करना इतना अच्छा नहीं समझ रहे थे. ये यही सोचते रहते थे कि यार हमने इतना कुछ ब्रिटिशर्स के लिए किया, पर ब्रिटिशर्स हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट ही करते हैं. ठीक है, चलो. अब इनके बहुत सारे ग्रीवियांसेस थे, न्यूमरस ग्रीवियांसेस थे, जिनका सोल्यूशन, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था. इसलिए ये सोचते थे यार कि अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा. जो सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया इंडिया में एम्पायर को बिल्ड करने में, एस्टेब्लिश करने में. पर ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे इंडियन सोल्जर्स को अप्रिशिएट नहीं करते थे, उन्हें रिवॉर्ड नहीं देते थे, उनके एफर्ट्स के लिए कभी भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते थे. इसके बदले, ऑन द कंट्ररी, इसके उल्टे, वो हमेशा इंडियन को ग्रेट कंटेम्प्ट के साथ डील करते थे, ट्रीट करते थे. बहुत ही बैड ट्रीटमेंट देते थे. और ये बैड ट्रीटमेंट देने वाले कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स. ब्रिटिश ऑफिसर्स हमेशा उन्हें कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट करते थे. कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? तिरस्कार, अवज्ञा. हमेशा किसी व्यक्ति को ऐसा फील कराते रहना कि भाई तुम तो वर्दी नहीं हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, यू आर नॉट गुड. ऐसा ही फील करवाते रहते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स. किसको? इंडियन सोल्जर्स को. जबकि इंडियन सोल्जर्स क्या बोलते थे? यार हम तो इतना काम कर रहे हैं, ये हमें अप्रिशिएट करें, हमें रिवॉर्ड दें. पर तो उल्टा ही होता था उनके साथ. डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, ग्रेव डिस्क्रिमिनेशन था इंडियन सिपाही और ब्रिटिश काउंटर पार्ट के बीच में. एक कैपेबल, डेडिकेटेड, लॉयल ऑफिसर भी अगर वो इंडियन है तो सूबेदार की रैंक से, सूबेदार की पोस्ट से ऊपर कभी नहीं जा पाएगा. भले ही उसमें कितना ही दिमाग क्यों ना हो, कितनी मस्कुलिन पावर क्यों ना हो, कितना ही ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स लॉयल हो, देन टू ही विल नॉट राइज अबाउट द पोजीशन ऑफ सूबेदार. बस सूबेदार की पोजीशन फाइनल, इसके अलावा कुछ भी नहीं. जितनी भी हाई रैंक पोजीशंस थी वो उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए फिक्स कर रखी थी. तो बेटा हायर पोजीशंस पे हमेशा कौन रहे? ब्रिटिश ऑफिसर्स रहे. ठीक है, अब अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था.
ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेमेंट जो होती थी, जो सैलरी होती थी, वो इंडियन से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती थी, ब्रिटिश काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी। अगर हम लॉजिंग और बोर्डिंग फैसिलिटीज़ की भी बात करें तो इंडियन सोल्जर्स को हमेशा इन्फीरियर ट्रीटमेंट दिया जाता था। अगर कहीं रुकने की बात होगी, कहीं पर हाउसिंग की बात होगी, तो ब्रिटिश सोल्जर्स को हमेशा बहुत कुछ अच्छा देने की कोशिश होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एज़ कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो सीनियर थे, वो ओल्ड भी हो गए थे, इनकॉम्पिटेंट मैन भी थे, पर वो कभी भी बेटा बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट थे, तो ना ही तो कभी इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें रिस्पेक्ट की और वो तो इंडियन सोल्जर्स को कभी रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे। 1856 में एक एक्ट पास हुआ जिसने कंपलसरी कर दिया सारे न्यू रिक्रूट्स को टू सर्व ओवरसीज। देखो, इंग्लैंड हमारे ऊपर रूल कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पास किया 1856 में, जिसमें कंपलसरी कर दिया कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की लड़ाई जहाँ जहाँ पर होगी, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इंग्लैंड किसी और कंट्री से लड़ेगा, इंडियन सोल्जर्स वहाँ जाएंगे और वहाँ लड़ाई करेंगे फॉर ब्रिटिशर्स और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एनिमी। तो पहले जो इंडियन सोल्जर्स थे, ये सीज को क्रॉस करना अच्छा नहीं मानते थे, ये ओशन को क्रॉस नहीं करते थे। पर ये एक्ट के बाद ये कंपलसरी कर दिया कि अगर आप ब्रिटिश आर्मी में रहना चाहते हैं तो आपको सीज को तो क्रॉस करना पड़ेगा, बाहर जाके भी ब्रिटिशर्स के लिए लड़ना पड़ेगा। इससे हिंदूज़ के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि उनका बिलीव था कि अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवल करते हो तो आपकी कास्ट का लॉस हो जाएगा, मतलब आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। हिंदूज़ में ऐसी मान्यता थी कि समुद्र क्रॉस कर लेना मतलब अपने धर्म का त्याग कर देना, ऐसे कुछ होता था। तो जो सिपाही थे उन्होंने ऐसे कहा कि भैया ये तो हमारे रिलीजन के ऊपर अटैक है, ये हमारे कास्ट के ऊपर अटैक है, ये सिर्फ हमसे ज़बरदस्ती ये काम इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, हमारे धर्म में हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं ये लोग। ऐसा किसका सोचना था? इंडियन सोल्जर्स का सोचना था। पर ब्रिटिशर्स का ये इंटेंशन था, देखो ये फ्री में सेना मिल तो गई है, हमें थोड़ी छोटी सैलरी देते हैं, हम इनको अच्छा होगा ही, हमारे लिए बाहर जाके भी लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स कहीं पर भी हारेगा ही नहीं। पर इंडियंस को क्या लगा कि ये तो भाई लॉस है, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इससे हमारे रिलीजियस फीलिंग को, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है, वो भी इंटेंशनली। फिर बेटा इन लोगों ने एक काम और किया, ब्रिटिशर्स ने अवध को माल फंक्शनिंग की वजह से, माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से एनेक्स कर लिया, जबकि अवध के जो राजा थे वो तो पूरी तरह ब्रिटिश को फॉलो करते थे, फिर भी उन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया। तो जो नवाब की जो आर्मी थी उसे उन्होंने बैंड कर दिया। अब वो आर्मी में जितने सारे लोग थे वो कहाँ जाएंगे, उसको तो आपने डिसबैंड कर दिया। जो सोल्जर्स थे उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो गया। देखो, आर्मी में थे, उन्हें सैलरी मिलती थी, वो अपनी फैमिली का खर्चा उठा लेते थे। अवध अब किसके कंट्रोल में चला गया? ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। अवध में जितने भी सोल्जर्स थे, अब वो लाइवलीहुड के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे, उनकी लाइवलीहुड छीन ली गई थी। एंड देयर बिटरनेस अगेंस्ट ब्रिटिश इंक्रीज, और वो ब्रिटिश के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा बिटर हो गए थे, मतलब सोचते थे यार इन्हें तो मुझे हार्म करना ही चाहिए, हमारी लाइवलीहुड छीन ली, हम हमारे बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, तो वो एक अंदर अंदर दुश्मनी पालने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। बेटा अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की बात करें तो इनकी आर्मी में इंडियन सोल्जर ज़्यादा थे, ब्रिटिश सोल्जर बहुत कम थे, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स ग्रेटली आउट नंबर द ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स को आउट नंबर कर दिया था इंडियन सोल्जर्स ने। 1856 में जो नंबर था सिपॉय का ब्रिटिश आर्मी में, वो मोर देन 5 टाइम्स था ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स अगर 1 होगा तो इंडियन सोल्जर्स 5 होंगे, ठीक है। अगर ब्रिटिश सोल्जर्स 5 हैं तो इंडियन सोल्जर्स 25 होंगे। तो क्या समझ में आ रही है बात कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा था। और इसी बात से कॉन्फिडेंस आया इंडियन सोल्जर्स में, और वो ब्रिटिश मास्टर्स के अगेंस्ट में खड़े हुए और उन्होंने लड़ाई की। रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटनी, ठीक है। दिस एम्बोल्डेंड मतलब करेज पैदा करना, थोड़ा सा उत्साह आना, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस, करेज किस बात से आ रहा था ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को कि भाई हमारा नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, और इसीलिए वो आर्म रिबेलियन कर पाए अगेंस्ट फॉरेन मास्टर। इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, अगर हम इमीडिएट कॉज की बात करें तो मैं पहले भी बता चुकी थी, जो मिलिट्री में जो कुछ भी चल रहा था वही कारण बनेगा अब लड़ाई का, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो इमीडिएट कॉज क्या था अब हम वो पढ़ेंगे, जो निकलेगा कहाँ से? आर्मी से ही, मिलिट्री से ही। 1857 में जो कंट्री थी
वो बहुत ज़्यादा क्रोध से उबल रही थी, गुस्से से भरी हुई थी। सीथिंग विथ डिस्कंटेंट मतलब असंतोष के गुस्से से भरी हुई थी, उबल रही थी कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या क्या करते जा रहे हैं हमारे साथ, हमें तो इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। ऑल दैट वॉज नीडेड अ स्पार्क। इतना ज़्यादा डिस्कंटेंट था, इतना ज़्यादा सीदिंग मतलब इतना ज़्यादा क्रोध लोगों के दिमाग में उबल रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा लोगों में था कि सिर्फ एक स्पार्क की ज़रूरत थी और एक्सप्लोजन हो जाता, मतलब बलून पूरी तरह फिल हो गया था, सिर्फ एक पिन की नोक की ज़रूरत थी ब्लास्ट होने के लिए। तो बस एक स्पार्क की ज़रूरत है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होगा। जो इशू था ग्रीस्ड कार्टेजेस का, उसने ये स्पार्क प्रोवाइड कर दी। पिन की नोक बनने का काम किसने किया? ग्रीस्ड कार्टेजेस ने। अब ग्रीस्ड कार्टेजेस क्या है, क्या इसकी कहानी आगे देखेंगे। ब्रिटिशर्स ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। जो कार्टेज थी उनके ऊपर एक ग्रीस्ड पेपर कवर हुआ करता था, ठीक है। एनफील्ड राइफल थी और इस राइफल में डलने वाला जो कार्टेज होता था उसके ऊपर एक ग्रीस्ड कवर हुआ करता था। जब भी आपको राइफल लोड करना होता तो राइफल को लोड करने के पहले आपको ये जो ग्रीस्ड पेपर कवर था इसको बिटन ऑफ करना पड़ता, मतलब काट के निकालना पड़ता था। कई बार आप लोगों ने कुछ ग्रेनाइट वगैरह को भी देखा होगा, ग्रेनाइट नहीं सॉरी, कुछ जो हैंड वाले बॉम्ब्स होते हैं छोटे छोटे, उनको भी ये लोग फेंकने के पहले मुंह से उनको छीलते हैं, कुछ निकालते हैं ना। वैसे ही इसका था कि एनफील्ड राइफल में जब भी आपको लोड करनी होती थी राइफल, उसके पहले आपको उसको बिटन ऑफ करना पड़ता था, काट के उसके कवर को निकालना होता था, ठीक है। पर वो कवर कैसा होता था? ग्रीस्ड। जनवरी 1857 में र्यूमर स्टार्ट हो गए, कहाँ पर? दमदम में। दमदम कंटोनमेंट एरिया जहाँ पर आर्मी का ऑफिस होता है, बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है। कलकत्ता के दमदम में एक र्यूमर स्प्रेड हुआ कि ये जो कार्टेजेस हैं जिनको हम मुंह से काट कर लोड कर रहे हैं उनके ऊपर ग्रीसिंग है फैट ऑफ एनिमल्स। फैट ऑफ एनिमल्स में भी स्पेशली कौन? काउ एंड पिग। हिंदूज के लिए काउ सेक्रेड है और मुस्लिम्स के लिए पिग तो नाम भी नहीं लेते वो पिग का। तो ये काउ का फैट है, एनिमल फैट है या पिग का फैट है, इसने हिंदूज और मुस्लिम दोनों को ये प्रॉब्लम में डाल दिया, दोनों को ही गुस्सा कर दिया। और ये जो फैट था एनिमल का, ये टैबू की तरह था किसके लिए? हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए। तो अब तो गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। हिंदूज भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, काऊ की बात सुन के, पिग की बात सुन के। अब ये जो र्यूमर्स थे ये वाइल्ड फायर की तरह हिंदूज और मुस्लिम सिपाहियों में फैल गए, जैसे जंगल की आग किस किस डायरेक्शन में लगती है, कितने जल्दी लगती है हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वैसे ये र्यूमर उड़ा। देवर कन्विंस दैट, ये बहुत ज़्यादा कन्विंस थे कि जो गवर्नमेंट है वो डेलिबरेटली ट्राई कर रही है टू डिफाइल देयर रिलीजन। मतलब देखो, मिशनरी स्कूल्स का लाना, सोशल मैटर्स में इंटरफेयर करना, रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना, हमें ओशन क्रॉस करवाना। तो अब इंडियन सोल्जर्स सोच रहे हैं कि ये जो काऊ का फैट लगाया गया है या पिग का फैट लगाया गया है, ये हमारे धर्म को ही बर्बाद करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो एक और वेव चलती है इंडिग्नेशन की, एंगर की, रोष की, गुस्से की। इंडिग्नेशन मतलब होता है रोष और एंगर का मतलब होता है गुस्सा। स्वैप थ्रू द मिलिट्री स्टेशन। अब हर मिलिट्री स्टेशन में इंडिग्नेशन, एंगर, इनकी वेव चल रही है, ठीक है। सब लोग गुस्सा है, सब लोग रोष में है। 29 मार्च को क्या होता है 1857 में, एक सिपाही होता है जिसका नाम होता है मंगल पांडे। कहाँ पर होता है? बैराकपुर में। वो रिफ्यूज़ कर देता है कि भाई मैं ये कार्टेजेस यूज़ नहीं करूँगा। रिफ्यूज़ टू यूज़ द कार्टेजेस। उसने बोल दिया मैं कार्टेज को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। किसने बोला? मंगल पांडे ने। कब बोला? 29 मार्च 1857 को। जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो गुस्सा हो गए, तो उसने सीनियर ऑफिसर्स को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया और इसे तुरंत ही लग जाती है फांसी। ही वॉज हैंग टू डेथ इन द आइज ऑफ हिज फेलो सिपाही। अब जो फेलो सिपाही थे उनकी नज़र में मंगल पांडे रिबेलियस नहीं था, उसने रिबेल नहीं किया था, पर उसे शहीद का दर्जा ये लोग देने लगे, बट मार्टियर। समझ में आई बात? So, the fellow सिपाही ऑफ मंगल पांडे, they were like के मंगल पांडे रिवेल विद्रोही नहीं था, बट मार्टिर, ठीक है। वो तो शहीद था। मार्टिर मार्टिर का मतलब होता है शहीद, रिबेल का मतलब होता है विद्रोही। तो हम इंडियंस जो मंगल पांडे के दोस्त थे वो क्या बोल रहे थे कि भैया वो तो शहीद हुआ है, बाकी अंग्रेज क्या बोल रहे थे? उसने विद्रोह किया है।
नाइन्थ में को क्या होता है बेटा, 85 सोल्जर्स जो मेरिट के होते हैं वो भी मना कर दें कि हम ये नए राइफल को यूज़ नहीं करेंगे, तो उन्हें 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, उन्हें सबके सामने उनकी यूनिफ़ॉर्म को निकाला गया। ये जो 85 सोल्जर्स थे, जिन्होंने मना कर दिया कि भई अब हम ये राइफ़ल यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें 10 साल की सज़ा हुई और उन्हें पब्लिकली स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफ़ॉर्म, उनकी यूनिफ़ॉर्म पब्लिकली उतार दी गई, उन्हें फेटर्स में भेज दिया गया, पूरे ब्रिगेड को वहाँ पर बुलाया गया और जेल में डाल दिया गया। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स मीन होता है जंजीर, बेड़ियाँ, वो हथकड़ी लगाने वाला जो होता है ना, वैसे ही समझो। उन्हें जंजीरों में बांध दिया गया, उनकी यूनिफ़ॉर्म निकाल दी गई पब्लिकली पूरे ब्रिगेड के सामने और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो मंगल पांडे की डेथ तो उसे तुरंत ही फांसी पे लटका दिया जाता है, तो फेलो बोलते हैं कि वो उसका मार्टियर था, उसने कोई रिबेल नहीं किया था, तो शहीद हुआ। इससे लोगों की और जो सोल्जर्स थे उनकी हिम्मत बढ़ी। 85 सोल्जर्स मेरिट के भी मना कर गए कि भाई अब हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। तो 10 सालों के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। पब्लिकली स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफ़ॉर्म, उनकी यूनिफ़ॉर्म पब्लिकली निकाली गई। उन्हें फेटर्स में मतलब जंजीरों में डाल दिया गया और पूरा ब्रिगेड वहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रहा था और बाद में वो कहाँ चले गए? जेल। और बैराक्स में जो ये म्यूटनी चल रही थी, इसको ट्रिगर करने वाले मंगल पांडे ही थे, जिसे एग्ज़ीक्यूट किया गया कि भई उसने सीनियर ऑफ़िसर्स के ऑर्डर को नहीं माना, उसने राइफ़ल को यूज़ नहीं किया। ये मंगल पांडे हैं बेटा। अब ये रिवोल्ट यहीं तक सीमित नहीं था, ये सिर्फ़ सिपोय तक ही लिमिटेड नहीं था, अब ये रिवोल्ट फैलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे मेन इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट में और कौन-कौन से इवेंट हुए, तो मेरठ चलते हैं पहले हम लोग। Enraged by the humiliating treatment of their comrades, कॉमरेड्स की humiliating treatment को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए सिपाहीज़, कहाँ के? मेरठ आर्मी के, और वो भी रिवोल्ट में खड़े हो गए। आने वाले दिनों में जो सिपाही थे वो जेल गए, वहाँ से उन्होंने कॉमरेड्स जो जिनको 10 साल के लिए जेल में डाला गया था ना, उन सिपाहियों को, उन कॉमरेड्स को छुड़वा दिया और जितने भी यूरोपियन सोल्जर्स थे उन्हें गोली मारी और उनके बंगलों को आग में जला दिया। और जो टेलीग्राफ की लाइन्स थी दिल्ली तक जाने वाली, उन सबको भी कट कर दिया। फिर से सुनो, मेरठ में जो एंड्रिक, जो गुस्से में जो सैनिक थे, सिपाही थे कि भैया ये तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट है, वो भी रिवोल्ट में खड़े हो गए उसी दिन। और फिर उन्होंने जो जेल में सिपाहियों को जो डाला गया था ना, अभी हमने देखा फीटर्स के साथ, उन्हें सबको छुड़वा दिया, यूरोपियंस को गोली मार दी, उनके बंगलोज़ को जला दिया और टेलीग्राफ लाइन को भी कट कर दिया। तो मेरठ में ये चल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग दिल्ली में क्या होता है वो देखेंगे हम। अब हम देखेंगे दिल्ली में क्या होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग सब उठ के खड़े होते हैं और दिल्ली जाने लगते हैं। लोकल सिपाही भी इन्हें जॉइन कर लेते हैं। ये बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को मारते हैं और सिटी को कैप्चर कर लेते हैं। 11 मई को क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र जो होते हैं उन्हें ये मना करते हैं कि भाई आप हमारी लीडरशिप ले लो, इस रिवोल्ट की लीडरशिप आपके हाथों में होगी। उसे फिर से ये लोग एम्परर घोषित कर देते हैं कि भाई अब जो हिंदुस्तान है उसके एम्परर बहादुर शाह जफ़र है, अंग्रेज नहीं है। और ये जो सिपाही कर रहे थे, इस कुकर्नी से ये बहुत खुश थे। मतलब क्या बोलते हैं ना, एक एक खुशनुमा जो माहौल था वो बन गया था। इन्हें पता था कि हम मर जाएँगे, पर भी ये जो भी काम कर रहे थे बहुत खुशी-खुशी कर रहे थे। देयर वाज़ जुबिलेशन ऑल अराउंड, हर तरफ खुशी थी, हर्षोल्लास था, लोग हैप्पी थे कि भाई हम जो कर, अब हमने मुग़ल एम्परर को फिर से रेस्टोर कर लिया है, उन्हें उनकी पोजीशन वापस से दे दी है और इसको प्रोक्लेम करने के लिए गन्स चलाए गए उस टाइम में, है ना? वो जो हम बोलते हैं ना तोपों की सलामी देना, वैसा कुछ किया इन्होंने। न्यूज़ फटाफट से फैल गई चारों तरफ कि कंपनी का राज तो भई अब ख़त्म होने वाला है। सिपॉय रिवोल्ट ट्रांसफ़ॉर्म्ड हो गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। जो अब तक सिपाही म्यूटनी बना हुआ था, सिपाहियों का रिवोल्ट था, अब ये जनरल पब्लिक तक पहुँचेगा। लोग बहुत खुश हैं और सबको लग रहा है अब तो कंपनी का राज ख़त्म हो गया है, अब तो हम आज़ाद हो जाएँगे। और जब दिल्ली जाते ही इन्हें एक सक्सेस मिली कि इन्होंने लीडर बना दिया बहादुर शाह ज़फ़र को, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स को मार दिया, तो इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो दिल्ली के कैप्चर की से इंस्पिरेशन लेके रिबेलियर्स बहुत बड़े एरिया में फैल गए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस तक चले गए, सेंट्रल इंडिया तक आ गए, वेस्टर्न बिहार तक पहुँचे। सक्सेस जो थी रिवोल्ट की वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ पाया, पर ये है कि ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। पर हाँ, थोड़ी-सी सक्सेस थी, थोड़े टाइम के लिए थी, उसके बाद फिर से ब्रिटिश रेन्फोर्समेंट आ जाते हैं पंजाब से और दिल्ली को वापस से रिकवर कर लेते हैं सितंबर 1857 में।
एक रीन ऑफ टेरर फॉलो किया जाता है, मतलब हर तरफ आतंक का माहौल बना दिया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल को मसाकर कर दिया जाता है। अब ब्रिटिशर्स इतने गुस्से में हैं कि जहाँ उन्हें जो लोग मिलते, भले वीमेन है, चिल्ड्रंस है, उन सबको मार देते। हंड्रेड्स को हैंग कर दिया गया विदाउट ट्रायल, मतलब आपकी गलती है नहीं है, बस आपको फांसी पे चढ़ा दिया गया। हाँ, बहादुर शाह जफ़र वॉज टेकन प्रिजनर, ट्राइड एंड एक्साइल टू रंगून। बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया एग्जाइल में। जो रॉयल प्रिंसेस थे, 2 सन्स एंड 1 ग्रैंडसन ऑफ बहादुर शाह जफ़र वर शॉट डाउन, और उनकी बॉडीज़ को स्ट्रीट्स में दिखाया गया। मतलब ये तो हम बोल सकते हैं इतने बड़े मुग़ल एम्पायर का इस हद तक ख़राब एंड किसी ने नहीं सोचा होगा। बहादुर शाह जफ़र को जेल में डाल दिया गया, उन्हें रंगून भेज दिया गया। उनके जो बेटे थे, 2 बेटे थे और एक ग्रैंडसन था, उसे मार दिया गया और उनकी बॉडी को स्ट्रीट पे डिस्प्ले किया गया। जो एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी एक टाइम में मुगल्स की, फाइनली वो अब ख़त्म होगी, उसका इनग्लोरियस एंड होगा। सच में अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, बाबर जब ऊपर बैठ के ये सब देख रहे होंगे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भाई इतनी बड़ी डायनेस्टी जिसको हमने बनाया, उसको ख़त्म करने वाले कौन थे? अंग्रेज़, जिनसे तो कभी हमने लड़ाई की भी नहीं। पर ठीक है, एक बड़ी डायनेस्टी का बहुत ही इनग्लोरियस एंड होता है। अब हम देखेंगे सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट कहाँ कहाँ हो रहा था और कौन कौन उसे। नाउ कानपुर में क्या हो रहा था बेटा? जो रिवोल्ट था उसको लीड करे थे नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? फॉर्मर पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, ठीक है। उन्होंने कानपुर को कैप्चर कर लिया और ख़ुद को वहाँ पर पेशवा घोषित भी कर दिया। फिर से सुनो, कानपुर में रिवोल्ट को कौन लीड करे थे? नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? फॉर्मर पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, ठीक है। इन्होंने कानपुर को कैप्चर भी कर लिया, साथ ही साथ अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। इनकी जो विक्ट्री थी वो भी शॉर्ट लिव थी। ब्रिटिश एनफोर्समेंट जल्दी ही कानपुर आए और कानपुर को वापस रिकैप्चर कर लिया। और जो रीवेल्स थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश किया गया। नाना साहब तो वहाँ से भाग गए। इनका जो ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर था तात्या टोपे, उसने स्ट्रगल को कंटिन्यू रहा, पर बाद में उसे भी अरेस्ट कर लिया गया और फिर मार दिया गया, फांसी दे दी गई उसे। तो फिर से ध्यान से सुनो, कानपुर के लीडर नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? फॉर्मर पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे। इन्होंने कानपुर को कैप्चर किया, पर इनकी जो सक्सेस थी बहुत ही शॉर्ट लिव थी। जल्दी ही ब्रिटिश एनफोर्समेंट्स आए, कानपुर को वापस कैप्चर किया। नाना साहेब तो एस्केप करके भाग गए थे वहाँ से। जो रिबेल थे उनको सीवियरली पनिश किया गया। तात्या टोपे एक बहुत ही ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को कंटिन्यू रखा, पर बाद में उन्हें भी पकड़ के फांसी दे दी। लखनऊ। अब लखनऊ में क्या किया सिपाहियों ने? जो डिसबैंडेड आर्मी थी, आप लोगों को पता होगा कि अवध को मिस गवर्नेंस के चार्जेस में ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था और उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया था। तो वही जो डिसबैंडेड सोल्जर्स थे उनको ज्वाइन किया लखनऊ के सिपाहियों ने। और जो तौलकदार थे और जो पेजेंट्स थे वो भी बहुत परेशान थे ब्रिटिशर्स से, उन्होंने भी इन सिपाहियों को ज्वाइन कर लिया। और इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी हज़रत महल, ये क्वीन थी। डिपोज्ड एंड एक्साइल्ड नवाब ऑफ अवध। जब अवध पे नवाब का रूल था, उनको तो मिस गवर्नेंस के चक्कर में हटा दिया गया, उन्हें एक्साइल पे भेज दिया गया। तो उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था हज़रत महल, उन्होंने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट को लीड किया। और इस रिवोल्ट में तौलकदार भी थे, पीजेंट्स भी थे, अवध की आर्मी, डिसबैंडेड आर्मी भी थी, और लखनऊ के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे वो लोग भी थे। मतलब अब ये जो रिवोल्ट है ये जनरल पब्लिक तक पहुंच रहा था। British forces were defeated and besieged in Lucknow residency for several months. British forces को हराया भी है, इतने सारे लोग सामने मिल गए, पीसेंट्स भी हैं, तौलकदार भी हैं, डिसबैंडेड आर्मी भी है, सिपाही भी हैं। तो इन्होंने बहुत टाइम तक लखनऊ को अपने कंट्रोल में रखा। ब्रिटिश फोर्सेस को हरा के सीज कर लिया लखनऊ रेजिडेंसी को बहुत मंथ तक। पर फिर फ्रेश रेनफोर्समेंट इंग्लैंड से बुलाई गई। अब अंग्रेज बहुत परेशान थे, वो हमको छोड़ना तो ज़्यादा नहीं थे इंडिया को, कि भैया इतनी अच्छी कॉलोनी इसको कौन छोड़ेगा। तो उन्होंने फ्रेश रेनफोर्समेंट बुलाए इंग्लैंड से और लखनऊ को वापस रिकैप्चर कर लिया। जितने भी रिबेल्स थे उन्हें वापस से कैप्चर किया गया, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई और क्वीन को एस्केप कर दिया नेपाल। रानी को बोला जाओ अब तुम नेपाल में ही रहो। नाउ झांसी।
ये जो रिवोल्ट था झांसी में या सेंट्रल इंडिया में, इसको लीड कर रही थी बहुत ही बहादुर, ब्रेवेस्ट, बेस्ट ऑफ द मिलिट्री लीडर्स ऑफ द रिबेल्स। जितने भी रिबेल्स थे उनमें सबसे बेस्ट झांसी की रानी थी। उस टाइम में ये सिर्फ 22 ईयर ओल्ड थी। इन्होंने गैलेंटली, बहुत ही बहादुरी से फाइट किया ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में, पर अनफॉर्चुनेटली झांसी को तो कैप्चर कर लिया गया था। जो लक्ष्मीबाई थी वो एस्केप किया, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया तात्या टोपे की हेल्प से, और ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। और वहाँ से जो सिंधिया फैमिली थी, जो कि ये बहुत लॉयल अलाई थी ब्रिटिश की, उसको ड्रॉव आउट किया, बाहर निकाल दिया। ठीक है बात। तो झांसी की रानी झांसी को बचाने के लिए बहुत ट्राई करती रही, पर फाइनली झांसी को तो कैप्चर ब्रिटिशर्स ने किया। वो एस्केप करके ग्वालियर चली गई। ग्वालियर में उन्होंने तात्या टोपे की हेल्प से ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। वहाँ पर सिंधिया फैमिली रहती थी और सिंधिया फैमिली बहुत ही लॉयल अलाई थी ब्रिटिशर्स का। उनको वहाँ से भगाया, ड्रॉव आउट कर दिया, भगा दिया। फाइटिंग हुई दोनों ही के बीच में, झांसी की रानी और ब्रिटिशर्स के बीच में। जो रानी थी वो सोल्जर्स की तरह ड्रेस करती थी, तलवार को दोनों हाथों से पकड़ती थी। अब बेटा, जब तलवार दोनों हाथों से पकड़ती थी तो घोड़े की लगाम कैसे पकड़ती होंगी? रीन्स मतलब होता है लगाम, तो वो घोड़े की लगाम को मुंह से पकड़ती थी। फिर से ध्यान से सुनो, वो बिल्कुल सोल्जर की तरह ड्रेस करती थी, अपने दोनों हाथों को तलवार पकड़ने के लिए यूज़ करती थी और मुंह से घोड़े की लगाम को पकड़ती थी। बिल्कुल टाइग्रेस की तरह लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई टाइगर वहाँ आके लड़ रहा है। ये ब्रेव झांसी की रानी लड़ते लड़ते ही इनकी डेथ होती है। बहुत ज़्यादा ब्रेव होती हैं ये। द ब्रेव रानी डाइड फाइटिंग टू द वेरी एंड तक लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो जाती है। ये ब्रेवरी का, करेज का सिंबल बन जाती हैं और ये स्पिरिट, जो फ्रीडम की स्पिरिट है उसको लोगों में जगा देती हैं। रानी लक्ष्मीबाई मोस्ट एंड्योरिंग सिंबल बन जाती हैं, ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशनल फोर्स बन जाती हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। सच में झांसी की रानी बहुत अच्छे से लड़ी। अब तुम सोचो ना, दोनों हाथों में उनकी तलवार हैं, वो लड़ रही हैं, मुंह से लगाम को पकड़ रही हैं, मतलब रीन को पकड़ रही हैं, तो सोचो। और लड़ते लड़ते उनकी डेथ होती है। बाय जुलाई 1858, 14 मंथ्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ मेरठ, 1858 जुलाई में 14 महीने हो गए थे मेरठ से ये जो लड़ाई चालू हुई थी उसको। अब एक पीस डिक्लेयर हो जाती है। रिवोल्ट को पूरी तरह क्रश कर दिया जाता था, कर दिया गया, जाता था नहीं, कर दिया गया। जो ब्रिटिश एम्पायर था वो सरवाइव करता रहा, हमारा रिवोल्ट फेल हो गया। बेटा, डिड यू नो सेक्शन में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जैसे ही वो मरती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो डिवोटेड फॉलोअर्स होते हैं वो जल्दी से उनकी बॉडी को जला देते हैं, जिससे कि ब्रिटिशर्स ये ना दिखा पाए कि उन्होंने झांसी की रानी को कैप्चर कर लिया था। नाउ रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट के रिजल्ट क्या रहे? ये जो ग्रेट अपराइजिंग हुई थी 1857 में, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इसके बाद क्या हुआ? जो रूल था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ख़त्म हो गया। हम भले ही बोल लें कि एक फेलियर था, इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, पर बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को तो हमने इंडिया से ख़त्म कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इंडिया सीधे अब डायरेक्ट रूल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट से और क्वीन ऑफ इंग्लैंड से। उस टाइम क्वीन विक्टोरिया थी, जो इंग्लैंड में रूल कर रही थी, वही अब भारत की भी एम्प्रेस बन जाती हैं। क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया की एम्प्रेस किसको डिक्लेयर कर दिया जाता है? क्वीन विक्टोरिया को। कब? 1876 बाय द रॉयल टाइटल एक्ट 1876। एक रॉयल टाइटल एक्ट बनाया जाता है जिसके थ्रू क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का क्वीन भी घोषित कर दिया जाता है, महारानी, एम्प्रेस। ठीक है, चलो। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि वो अब इंडियन पीपल के वेलफेयर का ध्यान रखेंगी। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा। उन्होंने एक घोषणा कर दी कि आज से भारतीय लोगों के अच्छाई की, भलाई की जिम्मेदारी मेरी। उन्होंने इंडियन स्टेट्स के साथ ट्रीटीज़ साइन की। ट्रीटीज़ विथ इंडियन स्टेट्स वुड बी ऑनर्ड, और कहा गया कि भैया जो ट्रीटीज़ आपके साथ साइन की गई हैं उनको बहुत ऑनर किया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया। आप लीगली सन को अडॉप्ट कर सकते हैं और जो आपका अडॉप्टेड सन होगा उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर ऐसा होता था ना, जो आपका अडॉप्टेड सन है उसे रूलर नहीं बनाया जा सकता था, पर अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया और अब लीगली राइट दे दिए गए कि आप
सन को अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ लीगल हायर, हम उसे एक्नॉलेजमेंट देंगे। और एक जनरल माफ़ी दे दी गई बेटा सारे के सारे रिबेल्स को। सिर्फ उन लोगों को माफ़ी नहीं दी गई जिन्होंने ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स को जिसको मारा था या किसी और ब्रिटिश को मारा होगा, तो उन लोगों को छोड़ दो। सिर्फ जिन लोगों ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा है या ब्रिटिश लोगों को मारा है, उसके अलावा बाकी जितने भी लोग थे जो रिबेल कर रहे थे, उन सबको माफ़ी दे दी गई, एक जनरल पार्डन दे दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस कर दिया कि भैया अब हम तुम्हारे सोशल और रिलीजियस कस्टम्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर जल्दी जल्दी हो गया तो एक बार और देख लेते हैं क्या हुआ, क्या रिजल्ट थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हुआ। अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्वीन इंडिया को रूल करेंगी। 1876 में उन्हें इंडिया का एम्प्रेस बना दिया गया थ्रू रॉयल टाइटल एक्ट 1876। फिर क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन इशू किया कि अब वो इंडियंस के वेलफेयर का पूरा ध्यान रखेंगी, और ये भी कहा कि जो भी ट्रीटीज़ इंडियन स्टेट्स के साथ की गई हैं उन्हें ऑनर दिया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ख़त्म कर दी गई, एडॉप्शन को लीगल बना दिया गया और कहा कि एडॉप्टेड सन को अब किंगडम ट्रांसफ़र होगी। एक जनरल पार्डन दे दिया गया सारे रिबेल्स को, सिर्फ किसको छोड़ के, जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था उनको छोड़ के बाकी सबको माफ़ी दे दी गई। और फिर ये भी डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सोशल और रिलीजियस कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएट किया जाएगा। अब इंडियंस को भी गवर्नमेंट में हाई पोस्ट मिलेंगी। ठीक है, अब मेरिट के अकॉर्डिंग पोस्ट दी जाएगी, रेस के अकॉर्डिंग नहीं। मतलब पहले हाई ऑफिशियल्स बनने के लिए अंग्रेज होना ज़रूरी था, पर अब ऐसा कह दिया गया कि नहीं भैया अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब सिर्फ मेरिट के बेसिस पे काम होगा। जो आर्मी थी उसे रीऑर्गेनाइज़ किया गया और ज़्यादा मजबूत बनाया गया। जो नंबर थे ब्रिटिश सोल्जर्स के उन्हें बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस था रिवोल्ट का, ये इसी बात से तो आया था कि ब्रिटिश सोल्जर्स का नंबर कम है, हम इंडियंस का ज़्यादा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर अब ब्रिटिश सोल्जर्स के नंबर को बढ़ाया गया। जो आर्टिलरी थी उसे एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश सोल्जर्स के कंट्रोल में ही प्लेस किया गया, क्योंकि अब इंडियन से विश्वास तो उठ चुका था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी आर्टिलरीज होंगे, जितने भी वॉरफेयर के जो मीन्स होंगे, वो सब ब्रिटिश सोल्जर्स के हाथों में ही होंगे। बेटा ब्रिटिशर्स के लिए रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बड़े शॉक की तरह था। जो प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया ने इशू किया वो एक अटैम्प्ट था कि वो क्वीन विक्टोरिया ये जो घोषणा कर रही थी कि मैं अब इंडियन पीपल का ध्यान रखूंगी, आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगी, ये सब क्यों कर रहे थे? वो हमारे सेंटिमेंट्स को पेसिफाई करने के लिए कर रहे थे। ठीक है, वो इंडियन पीपल को कन्विंस कर रहे थे कि भैया अब उनका इंटरेस्ट वो बिल्कुल पूरी तरह सेफ है अंडर ब्रिटिश क्राउन। इंडियन पीपल एंड टू कन्विंस देम, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे दैट देयर इंटरेस्ट वर नाउ सेफ, अब उनके इंटरेस्ट सेफ है अंडर ब्रिटिश क्राउन। नाउ थिंक एंड आंसर। तो थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप सोचते हैं कि वो टाइम बिल्कुल अप्रोप्रिएट था जब लोगों ने रिबेल किया एग्जिस्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? गिव रीज़न ऑफ योर आंसर। तो भाई मेरे जो व्यूज़ हैं वो मिक्स्ड व्यूज़ हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर प्लानिंग की, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी थी। तो पहले इन लोगों को बैठ के कोऑर्डिनेट करना था, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना था, फिर ये रिवोल्ट करते तो द रिजल्ट वुड बी मोर बेटर। पर हम एक बात कहते हैं ना कि जब 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 अति हो जाती है, इतना चरम पे हमारा गुस्सा होता है, तो वो काम हो ही जाता है। कई बार प्लान करने से हम कुछ नहीं कर पाते, बिना प्लानिंग के जो हम कर गए। अगर आपको आज बैठ के ऐसा लगता भी है कि क्या ही हुआ 1857 के रिवोल्ट से, तो सबसे बड़ी बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। ब्रिटिशर्स ने उसके बाद हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दिया, किंग्स को एश्योर कराया कि उनकी टेरिटरी को एनेक्स नहीं किएंगे, तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। पर बस मुझे ऐसे लगता है कि लैक ऑफ कोऑपरेशन था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। वो अगर कुछ और प्लान्ड वे में होता तो रिजल्ट और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते। नाउ द नेचर ऑफ रिवोल्ट, अगर हम यूरोपियन हिस्टोरियंस की बात करें तो जो 1857 का रिवोल्ट था उनके अकॉर्डिंग ये म्यूटिनी था, सिपॉय विद्रोह था। पर अगर हम मॉडर्न हिस्टोरियंस की बात करें तो वो यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये आउटकम था ग्रीवियांसेस का। एक के बाद जब एक ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कुछ ना चूट पटांग रूल्स लॉज लगाते जा रहे थे, वो परेशानियाँ एक्यूमुलेट होती गई और फिर फाइनली हमने रिएक्ट किया। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लेके आए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, सारे के सारे पीजेंट्स के लिए बहुत ऑप्रेसिव थे। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, जो आयरन बनाते थे, जो कॉटन क्लॉथ बनाते थे, उनके बिज़नेस को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। फिर हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को बोला कि आप फॉरेस्ट में एंटर नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जो एक्यूमुलेट होते गए और जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। डिफरेंट सेक्शंस ने इसमें पार्ट लिया। इसमें सिपाही सिर्फ अकेले नहीं थे, डिफरेंट सेक्शन वर देयर विच वॉज इन्वॉल्व इन दैट वॉर। बेटा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। उनका ज्वाइन करने का रीज़न अलग था, डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स थे, पर वो सब यूनाइट हुए और उनमें एक कॉमन चीज़ थी, हैट्रेड ऑफ ब्रिटिश रूल। भले किसान अपने रेवेन्यू को लेके आया हो, भले ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट में एंट्री चाहते हो, इनके मोटिव्स अलग अलग हों, पर इनका एक कॉमन एनिमी था जो ब्रिटिश के को तो हराना इनका एक कॉमन एम था। देयर डिटर्मिनेशन टू ओवरथ्रो इट, और वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दें। इट हैड वाइड पॉपुलर सपोर्ट ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस ने इसको सपोर्ट किया। बोटमैन जो थे लखनऊ के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स को रिवर क्रॉस नहीं करवाएंगे। तो तुम सोचो, एक बोटमैन भी इस रिवोल्ट में कंट्रीब्यूट करता और उसके कंट्रीब्यूशन को हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोल्जर्स को इस पार से उस पार ले जाने को मना कर देता है। जो नाविक होते हैं वो मना कर देते हैं। ये जो स्ट्रगल था, इसने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना दी, सेंस ऑफ यूनिटी लेके आ गया हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। हिंदू सोल्जर्स मुस्लिम सोल्जर्स आपस में साथ मिलके लड़े और इनका कॉमन एनिमी था ब्रिटिश। बेटा अभी हमने जो डिस्कस किया कि ये सिर्फ से पॉय म्यूटनी नहीं थी, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। डिफरेंट सेक्शंस ने इसमें पार्ट लिया, पीजेंट्स भी थे, जमींदार भी थे, जनरल पब्लिक भी थी, इवन बोटमैन ने भी इसमें पार्ट लिया। तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो इस पर अब आप इतना मैं समझा चुकी हूँ कि अपने व्यू पॉइंट दे देंगे। लगभग 1,50,000 लोगों की डेथ होती है, वो किल किए जाते हैं इस रिवोल्ट में। ठीक है, वन ऑफ द एस्टिमेट दैट 1,50,000 पीपल किल्ड इन द रिवोल्ट एंड आउट ऑफ दैट 1 लाख वर सिविलियन। जो रिवोल्ट था वो सिर्फ म्यूटनी नहीं था, ये लार्ज स्केल पे पॉपुलर अपराइजिंग भी थी अगेंस्ट वेरियस सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस विच वॉज डन बाय फॉरेन रूल। जो फॉरेन रूलर इनजस्टिस कर रहे थे इन द नेम ऑफ सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक मैटर्स में, ये जो इंटरफेयर कर रहे थे, इसका मिला जुला इम्पैक्ट था। ये पॉपुलर अपराइजिंग थी, इसको सिर्फ अकेले से पॉय म्यूटनी कह देना गलत होगा। पहला लार्ज स्केल एक्सप्रेशन था कि भाई हमारी डिज़ायर है कि हमें फ्रीडम दे दो, ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दो। तो ये मोर अप्रोप्रिएट होगा कि इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहें। टू डिस्क्राइब द रिवोल्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम। अब हम मैनेजमेंट को देख लेते हैं। 1757 से 83 तक ये लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। बोर्ड ऑफ जनरल होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे और गवर्नर जनरल होता था। तो 1757 से 63 तक, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद से 83 तक, इन लोगों ने कैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल। फिर 1784 से 1857 तक कैसे रूल किया इन लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल। पर 1858 से 1947 तक फिर कैसे इन्होंने रूल किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय। अब वो कौन से पार्लियामेंट्री एक्ट थे जो रेगुलेट करते थे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडियन एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट आए 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। ये हर 20 ईयर्स के बाद आते थे 1773 के बाद। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.